हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के जे मैग्नाइट योर ब्रेन। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे हैं। सिविक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी ऐप को के थ्रू पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इफ़ यू हैव बुक देन बहुत अच्छी बात है, आप बुक को खोल कर साथ साथ में कंटिन्यू करो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐप ही डाउनलोड करो। दिस इज़ मच बेटर, राइट। अदरवाइज आप जो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ एक एक लाइन पढ़ रही हूँ और हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उसका, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। लास्ट क्लास में गाइस हमने पढ़ा था कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वो काफ़ी छोटे थे, सिर्फ 9 साल के थे। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, सी वो काफ़ी छोटे थे, सिर्फ 9 साल के थे वो, और उनके भाई भी थे जो कोरेगांव में अपने पिता से मिलने के लिए गए हुए थे। मुंबई का एक जगह है कोरेगांव, वहाँ पर वो अपने पिता से मिलने के लिए गए हुए थे। उनका जो रहन सहन था, उनका जो कपड़े जो से उन्होंने पहने थे वो काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने उनकी बोली बात करने का जो तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, जिसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक छोटी जाति के हैं, अछूत जाति के हैं। पर क्योंकि वो बच्चे थे, उन्हें कोई कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके तो वो गए नहीं थे कि हम ऐसा करना है वैसा करना है। जब स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े थे उनको पिक करने के लिए, ना उनके पिताजी आ पाए और ना ही उनका कोई नौकर आ पाया। तो जब स्टेशन मास्टर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो, तो उन्होंने बिना बेहिचक उन्होंने जवाब दे दिया कि वो महार है। और ये जो महार जाति थी उसे मुंबई में अछूत माना जाता था। फिर क्या, फिर स्टेशन मास्टर भी चला गया, उसने उससे कुछ नहीं बोला। और जो रिक्शेवान थे, इस तरह से क्या हुआ, बात जो है सबने सुना कि वो महार है, जिन्होंने सुना कि वो महार है, धीरे धीरे करके सब लोग जान गए कि वो लोग महार के बच्चे हैं। और जो रिक्शेवान थे उन्होंने उनको कोरेगांव पहुंचाने तक से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अछूत जाति के बच्चे को अपने गाड़ी में बिठाकर अपने गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहते थे। सोचिए कैसी थिंकिंग थी उन सब की। उनको कितना कुछ सहना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब छोटे थे तब उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता। ये उन्हें एक मेंटली हैराश करना जैसा था। उनको उनके गतिविधियों से दूर रखा जा रहा था। उनको कोरेगांव पहुंचने पर वो कोरेगांव जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो महार के बच्चे हैं, कोई ले जाना नहीं चाह रहा था। ये उनके आदर सम्मान पर भी ठेस था, है ना। अभी जो कुछ भी इजी है वो इजी नहीं था, उस सबके लिए सब कुछ संघर्ष करना पड़ा था। वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समानता के लिए संघर्ष। जिस तरह से आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा था, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, उसमें समानता के लिए भी संघर्ष था। समानता के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा था। सब कुछ इतना ईजी नहीं था जो कि आज है ना। अब आज सब कुछ ईजीली मिल गया तो कुछ लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम तो पहले आज़ादी नहीं थे, 2014 से पहले हम आज़ादी नहीं थे, हम तो अभी आज़ाद हुए 2014 के बाद। खैर बात की बात, जितने मुँह उतनी बातें। हम लोग को क्या, हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं फिलहाल, ठीक है। दलितों और तो जनजातीय लोगों को किसानों ने अपने जीवन में, दलितों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, इन सब ने अपने जीवन में गैर बराबरी को देखा है, राइट। जैसे कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों के संगठन को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज सभी मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उनको मंदिरों में प्रवेश करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था, राइट। महिलाओं के पास मांग थी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उनके पास भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जो किसान थे उनको ऊंचे दर पर ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया उन्होंने। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह के असमानताओं पर विचार किया। उन्होंने वो भी तो देख रहे थे ना भाई कि हमारे समाज में किस किस तरह की असमानताएं हो रही, लोगों को क्या कुछ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे। सब लोग जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। हो सकता है कुछ
ऐसी जाति का भी लोग होंगे उसमें, राइट, जिन्हें कोई सब फेस करना पड़ा होगा। ऐसी जाति के भी तो लोग थे ना जिनको फेस करना पड़ा होगा। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि का लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, सब लोग को बराबर समझा जाएगा, कोई ऊंच नीच जाति भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाता है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। ठीक है, समान है, हम सब भारतीय हैं, इस बात को सबसे ऊपर रखा जाएगा। संविधान बनाने से पहले सोचा गया कि हम भारतीय हैं, इस बात को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना होगा, समानता को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। सब लोग जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आज सब लोग सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि आगे बढ़ाने के लिए जो लोग पिछड़ी जाति के हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन भी दिया जाता है ताकि उतने लोग एटलीस्ट उसमें दिलचस्प होकर हिस्सा ले सकें। अस्पृश्यता यानी क्या होता है? छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है कि एक अपराध है। कोई भी किसी भी कास्ट में अगर जन्म लेता है तो ये उसका क्रेडिट तो नहीं है। अगर कोई बड़े कास्ट में जन्म ले रहा है, ऊंची जाति में जन्म ले रहा है, तो क्या उसमें उसका कोई क्रेडिट? क्या उसने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करके वो ऊंची जाति में जन्म लिया है? नहीं ना। क्या कोई किसी ने छोटी जाति में जन्म ले लिया तो क्या उसमें उसका कोई फेलियर है, उसमें उसका कोई फॉल्ट है? नहीं है, है ना। ठीक है, जैसे कि पीके मूवी में था कि ये रॉन्ग नंबर है, तो हाँ ये रॉन्ग नंबर है, कोई फिर के ले रहा है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे देखो व्हाट, हाँ यहाँ पे एक लिखा हुआ है जिसको मैं अभी पढ़ रही हूँ। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। दलित के अलावा भी कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? आपको सोचना है कि क्या आपको लगता है कि दलितों के अलावा, दलित यानी जो किसी जाति के लोग हैं, उनके अलावा भी किसी के साथ भेदभाव किया जाता है? तो एक तो हमने अभी पढ़ा कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। तो शिक्षा का अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, उनके साथ भेदभाव होता था। और कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या लगता है और किसके साथ। जितना ज़्यादा आप वर्ड तरीके से सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप होती जाएगी, राइट। तो आप सोचो कि और किसके साथ भेदभाव किया गया है समाज में। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? खास जरूरत वाले जो मतलब कि जैसे हमने कुछ आज लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ थे जो चलने से चल नहीं पाते थे। ठीक है, तो उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता था उस पर आप लोग डिस्कस करना है, आपको बताना है। चलो, हाँ, तो हमने क्या देखा कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा देता है और इसे कानून के रूप में खत्म कर दिया गया है। कानून बना दिया गया है कि ये अस्पृश्यता कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। लोग अपने पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुम्हार के घर में जन्म लियो तो आपको सिर्फ वही काम करना है जो कुम्हार करते हैं। नहीं, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, आप जो चाहे वो काम कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आज़ाद है आप इसके लिए। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं, जितनी भी नौकरियां हैं वो हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी उस नौकरी को कर सकता है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है। संविधान ने, जो संविधान लिखे थे, उसने सरकार पर क्या डाला है? जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीब और मुख्य धारा से अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता का अधिकार के फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। जाहिर सी बात है, इसीलिए विशेष कदम उठाया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है उनको ताकि वो आगे बढ़े, राइट। स्कूलों में क्या होता है, मिड डे मील चलाया गया ताकि एटलीस्ट जो गरीबों के बच्चे हैं वो इसलिए ही कम से कम आगे आए कि उनको स्कूल में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। उनको स्कूल से आप देखते होंगे कि जो राज्य सरकार के जो स्कूलें हैं
तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पढ़ाई जो करते हैं उनको तरह तरह की चीज़ें, कभी लैपटॉप दिया जा रहा है, कभी साइकिल दिया जा रहा है। क्यों? ताकि उन सब के चीज़ों के लिए ही सही, उन ज़रूरतों के लिए ही सही लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उन्हें पढ़ाने की सोचें, राइट। कि इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट हमारे बच्चों को दोपहर का खाना भी मिल जा रहा है, पोषण भी मिल रहा है उनको, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी सरकार ही मुहैया करवा रही है। तो भाई क्यों नहीं कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, है ना। तो सरकार भी कदम उठा रही है, इसका संविधान ने सरकार को जिम्मेदारी दे दी है कि आपको जो मुख्य धारा से अलग लोग हैं उनको भी आगे लाना है, उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य, कहाँ पे फोटो दिया होगा सी, ये भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं। ठीक है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने के लिए में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। विविधता की इज्जत करना है, यानी कि अगर आपसे लोग अलग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो आपको हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आपको सबको कुछ भी पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए किसी के लिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर धर्म से आई तो ये बंदा वैसा ही होगा। आपको उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सबको समान मानने में। जब तक आप लोगों को एक नज़र से नहीं देखेंगे, समानता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग, जितने भी लोग हैं, उनको खुले रूप से अपने धर्म को मनाने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उनको मना कर रहा है कि नहीं आप ये त्यौहार नहीं मना सकते, दिस दैट, जो भी हो, उनको अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। एक ही भाषा है, मान लीजिए हिंदी, तो सबको हिंदी बोलना अनिवार्य है, कोई और भाषा नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही धर्म को मानना, कुछ मजबूरी नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। सब लोग खुल कर जिए, सब अपने अपने त्यौहार मनाएं, अपने अपने धर्म को माने, सबके पास एक खुली आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है मतलब किसी भी एक धर्म को यहाँ पे फेवर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कई धर्म मानने वाले लोग हैं। ठीक है, दुनिया में जितने धर्म माने जाते हैं, हमने पढ़ा था कितने धर्म माने जाते हैं, राइट। दुनिया में जितने मुख्य धर्म माने जाते हैं उन सबको मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, ये भारत की विविधता का एक बहुत ही बड़ा पहलू है और महत्वपूर्ण पहलू। और यहाँ पर सरकार हर धर्म को समान नज़र से देखती है, सबके लिए सारी उपलब्धताएं मौजूद हैं। सब कुछ जो भी है यहाँ पे, जो भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो हर एक इंसान के लिए इक्वल है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये हमारी एकता है। ठीक है, अनेकता में एकता है, अनेक तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबको एक माना जाता है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ठीक है, आज भी असमानता मौजूद है। आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आपको कौन कौन सी असमानता है जो आपको अभी आपके आसपास के समाज में देखने के लिए मिल रही है या आप देख पा रहे हो। ठीक है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। भारत का संविधान देखो, यहाँ पे उद्देशिका है भारत का संविधान और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान का ये पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। ये जो हमारा संविधान है उसका पहला पृष्ठ ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया इसका कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, लेकिन हाँ आप ये सोचकर इसको इग्नोर नहीं करोगे ये तो भाई क्लास 6 का है, ऐसे क्वेश्चन हमें क्यों करने हैं, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जितना आप इसको सोचोगे, जितना आप इसको एनालिसिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप हो। तो चलिए जो भी है आप एक बार देख लो। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 सेंटेंस दिए, 2 कॉलम दिए हैं जिसको आपको मैच करना है। अब एक क्वेश्चन है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है या रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं, इसके उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। कि ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है सबके मन में पहले से डेवलप, ये किसी लड़की के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो हो सकता है कि उस लड़की की मेंटालिटी पहले से सेट हो जाए कि हाँ हम बोझ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं, उनका जो हुनर है वो छिपा रह जाएगा, वो आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगी, हमेशा मेंटली अपने आप को दूसरे से पीछे समझेंगी, है ना। और क्या है, आप इसके बारे में और भी सोचो। भारत के संविधान समानता के बारे में क्या कहता है कि सभी को समान होने का हक है, सबके पास समान अवसर होने चाहिए, है ना। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों की समानता होना जरूरी है? क्योंकि अगर समानता नहीं होगी तो जो लोग, सबका हुनर जो है निखर कर सामने नहीं आएगा। समानता नहीं होगी तो सबके लिए समान अवसर नहीं होंगे। जो जिस धर्म के लोग हैं वो उसी काम को करते रह जाएंगे, है ना। कुमार के लोग हैं तो वो कुमार का बच्चा है तो वो उसी काम करेगा, मल्हार का कोई बच्चा है तो वो उसी काम को आगे बढ़ाते जाएगा। तो सबको समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। हो सकता है कि उसमें किसी दूसरे काम को करने की क्षमता ज़्यादा मौजूद हो, पर वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो अवसर नहीं है, राइट। तो इसलिए समानता का अधिकार होना सबके पास चाहिए, ज़रूरी है। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। आप बताना है कि इस परिस्थिति में वे क्या करेंगे, ठीक है। आपके अगर किसी गरीब सहपाठी को आपका दोस्त चढ़ा रहा तो उसमें आप क्या करो, ठीक है। उसमें मैं उसे समझाऊंगी भाई कि अगर वो गरीब है, अगर आप अमीर घर में पैदा हुए तो ये आपका कोई टैलेंट नहीं है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके अमीर घर में जन्म नहीं लिया, राइट। तो मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसे समझाऊंगी कि हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप क्या करोगे, आप भी अपने तरीके बताना। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं, उसमें से कोई सदस्य किसी धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह टिप्पणी करते हैं, ठीक है। टीवी देख रहे हैं, कोई धार्मिक संविधान के बारे में बताया जा रहा है, तो उस ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक तरह से सोचें। अब आप एक परिवार का ही कोई सदस्य है जो उस धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे भाई। उसमें मैं परिवार के सदस्य, मैं अपने धर्म के बारे में टिप्पणी करके बताऊंगी कि भाई जैसे हम उनके धर्म के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, वो भी हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें अपने धर्म के बारे में कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरों को क्यों बोलना। जो चीज़ें आपको खुद के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही है वो आप दूसरे को क्यों बोलोगे। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, मैं उसके समुदाय का किसी खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए चुटकुला सुनाऊंगी। उसे फील होना चाहिए कि दूसरों को कैसा फील होता है। अगर आप किसी और के बारे में टिप्पणी कर रहे हो
तो आपको खुद पर भी वो झेलने के लिए पहले तैयार रहना चाहिए। अगर आपको खुद पर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप दूसरों को क्यों बोल रहे हो? हर किसी का अपना अपना धर्म है, जिसकी वो इज्जत करता है, और हमें भी सबके धर्म की इज्जत करनी चाहिए। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती, इस पर आप क्या बोलोगे भाई? चलो आपका ये होमवर्क, आप बताओ कि अगर कुछ लड़के टिप्पणी कर रहे हैं कि उनके साथ नहीं खेल सकते, खेल के दिखा दो, है ना? ठीक है, तो ये है हमारा ये आज का चैप्टर, जो कि ये कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग उस नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे से देख लो, और जो भी मैंने आपको बोला है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो उसे आप बताइए, पार्टिसिपेट करो, साथ साथ में चलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ओके देन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।